सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो में अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जैसे कि MHCET का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुका है। थोड़े दिन बाद ही इसका जो है रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा एंड देन उसके एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी है। क्लियर। तो आज के क्लास के अंदर अपन क्या बात करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सो आज की क्लास रहेगी 45 डेज टू क्रैक MHCET। क्लियर। 5 ईयर LLB कोर्स। सो यहाँ पे 3 इयर्स का भी होता है पर यहाँ पे अपन पर्टिकुलर 5 इयर्स वाले के लिए बात करेंगे। क्लियर। सो आपके पास अब रह गए 45 रिमेनिंग डेज। सो उन 45 डेज को फ्रूटफुली कैसे यूज़ करा जाए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप जो है इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट आपके सामने मैं बात करूँगा एग्ज़ाम के पैटर्न की। एग्ज़ाम को देने से पहले हमें डेफिनेटली उसका एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम के अंदर आते, क्या वेटेज रहता है सब्जेक्ट का, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं MHCET एग्जाम के पेपर पैटर्न की। सो टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो 150 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। उसमें से 40 क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके फर्स्ट सेक्शन लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के रहते हैं। सेकंड मैथमेटिक्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, उसके कितने क्वेश्चंस रहते हैं 40 क्वेश्चंस यहाँ पे उसके रहते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन के यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30। देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्जाम। सो 30 मार्क्स का यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो टोटल ऐसे करते हुए टोटल 150 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। नेक्स्ट रहता है कि हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है। सो यहाँ पे ईच क्वेश्चन का वेटेज जो है 1 मार्क्स है। क्लियर। सो टोटल यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके अगर देखें तो टोटल 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स यहाँ पे आपका वेटेज रहता है। क्लियर। सो ये आपका पेपर पैटर्न है। नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखे 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन द पेपर विल बी 5। क्लियर। सो इसके बारे में डिटेल में भी आगे बात करेंगे कि कितना टाइम आपको डेडिकेट करना चाहिए ईच सेक्शन के अंदर, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आपको वो प्रिपेयर करने, क्योंकि अब आपके पास रह गया है 45 डेज। 45 डेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करा जा सके उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे उससे पहले एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो। एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी अभी अपन को देखने को मिले, तो उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है आप सभी के लिए। आप सभी जैसे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। क्लियर। तो इस MHCET के पेपर के अंदर यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होती है। मीन्स आपने अगर गलत क्वेश्चन भी करा है तो उसका मार्क्स आपके नेगेटिव वे में डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द डेट फॉर द MHCET लॉ 24 5 ईयर LLB एग्जाम हैज़ बीन रिवाइज। मीन्स अभी इसकी जो डेट है वो रिवाइज हुई है। नाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन May 18 to 2024। सो ये अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। अब इस एग्जाम की डेट क्या रहेगी, May 18 2024। क्लियर। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक आप कर सकते हैं, April 15 2024 तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। मीन्स अभी भी आपके पास टाइम है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, देन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की, तो कितनी देर तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सो ये जो एग्ज़ाम है 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। क्लियर। 150 क्वेश्चन अपन ने देखे थे, तो 150 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने पड़ते और टोटल वेटेज कितना था, 150 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज था। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें ईजी टू क्रैक एज कम्पेयर टू क्लैट। अब अगर इसको आप क्लैट से कंपेयर करो, डेफिनेटली आप सभी ने क्लैट एग्जाम भी दिया होगा। अगर आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो देते ही है। क्लियर। सो अगर क्लैट से अगर कंपेयर करे जाए इस एग्जाम को, तो क्लैट के कंपैरिजन में बहुत इजी पेपर आता है। क्लियर। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। एक चीज़ अपन ने यहाँ पे एक और देखी, और मेजर कोर्स जो होगा ना आपका लीगल का, इंग्लिश का, वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो अगर आपने क्लैट की तैयारी करी है तो यहाँ पे 45 डेज आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है अकॉर्डिंग टू मी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर। मेन आपके लिए क्या होना चाहिए कि आप डेडिकेट होकर इसकी तरफ पढ़ाई करें, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको आगे डेट्स बताई थी कि जो डेट्स एक्सटेंड हुई है, उन्हीं डेट्स के यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी मेंशन है कि एक्सटेंशन डेट जो एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन की है वो 15/4/2024 तक हो गई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट जो थी वो भी एक्सटेंड हो गई थी, सो 18/5/2024। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपके लिए मेंशन करे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कहीं और जगह जाके आपको देखना ना पड़े। क्लियर। सो कन्फर्मेशन जो नोटिस आया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, वो मैंने यहाँ पे अटैच करा है।
क्लियर। तो नेक्स्ट अगर बात करते कि MHCET के अंदर जो होते हैं इंपॉर्टेंट कॉलेजेस कौन से होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉप 10 को यहाँ पे नोट डाउन करा है। क्लियर। उन टॉप 10 में भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की प्रायोरिटी कौन सी होती, GLC एंड ILS पुणे। क्लियर। इन दो के लिए मेजर यहाँ पे फाइट होती है अपन को देखने को मिलेगी। डेफिनेटली आपने भी इन्हीं के बारे में सुना होगा, MHCET के बारे में देखा होगा। तो सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हो जाते हैं अंडर MHCET। अदर कॉलेजेस के नेम भी आप सभी के लिए मेंशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से वीडियो को पॉज करके। सो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको उस सेक्शन से जो पढ़ने, फॉर एग्जांपल लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, इस टॉपिक्स इस सेक्शन के अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे। क्लियर। और उसके अंदर भी मैंने जो हाईलाइट कर रखे, जो डार्क कर रखे, बोल्ड कर रखे, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तीन जो है, ये चार जो टॉपिक्स है सबसे पहले आपको इनको कवर करना है। और मेजर अगर मैं बात करूँ तो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्लैट के लिए प्रिपेयर करा है, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर चुके होंगे। क्लियर। तो उनको यहाँ पे रिवीजन करना है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर। क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा लीगल मैक्सिमम्स, लीगल प्रिपोजिशंस, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन लीगल हिस्ट्री, सो ये टॉपिक्स भी कवर करने, पर पहले आपको इन चार की तरफ फोकस ज़्यादा करना है। क्लियर। सो अगर इनको अगर आपने कर लिया तो आपका सेक्शन जो है मेजरली यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे टॉपिक्स मैंने नोट डाउन करे क्योंकि सब टॉपिक्स का वेटेज इंपॉर्टेंट ही रहता है मैथ्स के अंदर। क्लियर। तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है एक बार कवर करने हैं अच्छे से, मीन्स आपको बेसिक जो है ना इन सब का वो कवर करना है। क्लियर। बेसिक अगर आपने कर लिया, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पे पेपर अपन को देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि पेपर के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो हायर लेवल नहीं होंगे। अगर आप बेसिक्स और थोड़ा सा मिडिल रेंज तक भी कवर कर लेते किसी भी टॉपिक को, तो आप इजीली जो है यहाँ पे कवर कर पाएंगे। पर इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, सबसे पहले टॉपिक्स कहाँ से स्टार्ट करना, परसेंटेज से, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन SICI, देन एलिगेशन एंड मिक्सचर। सो ये अगर आप टॉपिक्स कवर करोगे तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो यूज़ होते हैं, जो रूल्स होते हैं इसके, वो हर टॉपिक के अंदर आपके अप्लाई होंगे। सो स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको इन दो टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है। क्लियर। देन आप जो है अर्थमेटिक के अंदर इनका यूज़ करके और भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एकदम फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये चीज़ बताई है। जो ऑलरेडी पढ़ चुके मैथ्स, जिन्होंने कवर कर लिए क्लैट एग्जाम के अंदर भी, सो ये टॉपिक्स ऑलरेडी वो कवर कर चुके हैं। पर यहाँ पे एक नया टॉपिक भी आ जाता है आपके लिए, नंबर सिस्टम। क्लियर। नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से करना है, इस एग्जाम के हिसाब से अच्छा वेटेज रखता है। जैसे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती, क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे कवर करनी है। क्लियर। बाकी आप सभी जानते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सो बेसिक एक एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, और आगे मैं आपको डेफिनेटली अभी बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ये तो अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ साथ में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट सेक्शन आप सभी के सामने आ पाता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। सो यहाँ पे भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पहले पढ़ने हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे, बोल्ड कर रखे, पहले आप उनको कवर कीजिएगा। क्लियर। सो टॉपिक्स की अगर बात करें, जो इंपॉर्टेंट वंस है मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाईलाइट कर रखे, सिलॉग्स, एनालिटिकल पजल, पजल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिलॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है एग्जाम में, इनइक्वालिटी, कैलेंडर, क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस। ये टॉपिक अगर आप स्टार्टिंग में कवर कर लेते हो तो मेजरली 60 to 70% जो होता है ना पेपर का रीजनिंग से, एनालिटिकल रीजनिंग से, वो आपका कवर हो जाएगा। क्लियर। सो पहले इनको कवर करना, देन कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेफिनेटली आएगा जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, देन रिमेनिंग टॉपिक्स की तरफ आपको मूव करना है। क्लियर। सो लास्ट 45 डेज के अकॉर्डिंग ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो फ्रेशर है वो अभी जिन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं करा उनके लिए ये पूरा जो है एनालिसिस है। क्लियर। जो डेफिनेटली पहले पढ़ चुके हैं उनको क्या करना है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ में फ्रेशर जो है उनकी भी कंबाइन मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश के अंदर आपको मेजर ध्यान देना है वोकैबुलरी पे एंड प्रोफिशिएंसी पे। क्लियर। एंड एरर डिटेक्शन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इतना ही मैंने इंपॉर्टेंट में लिखा है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर ले तो डेफिनेटली इंग्लिश सेक्शन आपका अच्छे से अटेम्प्ट होगा। क्लियर।
कॉम्प्रिहेंशन आप सभी को पता है, आरसीज वगैरह आती है यहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। देन इंग्लिश यूजिंग एरर्स, सो एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने नोट डाउन करी है। एनालॉजी अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रीजनिंग में भी आता है, इंग्लिश सेक्शन में भी आता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आपकी वोकैब अच्छे से डेवलप होगी। सो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी सारे इंटरलिंक है, आप कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लियर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस आपको दे दिए जाते हैं, उनको अरेंज करना है एक पैराग्राफ फॉर्म में, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने नोट डाउन कर रखी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, क्लियर। सो जीके जो होता है ना डेफिनेटली बहुत बड़ा होता है, बहुत वास्ट होता है, पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो इम्पॉर्टेंट क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिख रखी है सारे टॉपिक्स की, आप एक एक करके जो है मंथली यहाँ पे पहले तो करंट अफेयर्स जो होते हैं, यहाँ पे मेजर पोर्शन कहाँ से आता है, स्टैटिक से आता है, वो भी स्टैटिक कौन सा, हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो आपको स्टैटिक पे भी बहुत अच्छा ग्रिप लेके आना पड़ेगा, क्लियर, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने आगे बता रखा है कि आगे मैंने स्टडी मटेरियल्स के बारे में बता रखा है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, आपको क्या पता, तो वो सारी चीज़ें आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्लियर। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम यहाँ पे लिख रखे, जैसे कि करेंसी हुई, कैपिटल हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, क्लियर। तो ये अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा, हर दिन आपको मिनिमम एक टॉपिक या दो टॉपिक तो कवर करने ही पड़ेंगे, फिर रिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें जो अपना मेन क्रक्स है पूरे इस वीडियो का, क्या क्रक्स है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी इन लास्ट 45 डेज, लास्ट 45 डेज के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे तैयारी करें, चलिए उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, क्लियर। ये स्ट्रेटेजी जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फ्रेशर्स के लिए तो है ही, पहले मैं फ्रेशर्स के लिए ही बता रहा हूँ, देन जो ऑलरेडी क्लैट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर चुके, जो मेजर प्रोपोर्शन जो हो सिलेबस का है उनका ऑलरेडी कवर है, सो वो लोग भी इस चीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो। क्योंकि अपन को बहुत सी बार लगता है कि टॉपिक तो मैंने अच्छे से कर रखा है, सिलॉग्स मुझे आता है, क्लियर, पर एक बार बेसिक से वापस से रिवाइज करना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैंने वापस से सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए, क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रेटेजी के अंदर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कितना टाइम कौन से सेक्शन को दिया जाए ताकि अच्छे से कवर कर सके, क्लियर। अब जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो वेटेज के अकॉर्डिंग भी होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हो मैथमेटिक्स जो होती है 10 मार्क्स की आती है, तो यहाँ पे 1 आवर डे का देना सफिशिएंट होगा, क्लियर। एक दिन के अंदर अगर आप 1 घंटा दे रहे हो मैथ्स को, क्लियर, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, यहाँ पे आपको मिनिमम 2 आवर्स का टाइम अलोकेट करना पड़ेगा, एनालिटिकल रीजनिंग में भी 2 आवर्स का देना पड़ेगा, इंग्लिश के अंदर आप 1 आवर देंगे सफिशिएंट होगा आपके लिए, जीके एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे भी आपको 2 to 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे, क्लियर। क्योंकि जीके जो है एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम में, ये एग्जाम नहीं, क्लैट ले लीजिए चाहे स्लैट ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है हर स्टूडेंट को, क्लियर। क्योंकि उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे, क्लियर। तो जीके जो है फैक्टर रोल प्ले करता है हर एक स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के अंदर, जिसने अच्छे से अटेम्प्ट कर ली, जिसने अच्छे से पढ़ ली, वो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा, क्लियर। बाकी सब्जेक्ट्स तो सब कवर करते ही है, जीके एक अलग से सेक्शन का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर बात करते क्या आपका स्ट्रेटेजी के अंदर नेक्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट होता है मॉक्स। एक बार आपने सारे टॉपिक्स कवर किए, और मॉक जो है ना अभी आप सबसे पहले दीजिए, आप अभी करंट लेवल आपका चेक कीजिए कि करंट आपका लेवल कितना है, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, किस सेक्शन में वीक हो, या किस टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे। अभी एक मॉक दोगे तो आपको पता पड़ेगा रियल सिचुएशन क्या है आपकी, देन आप जो है धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को कवर कीजिए, उसके बाद आप मॉक्स लगाइए। मॉक्स जो होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम के पैटर्न को देखने का और अपने आप को एनालाइज करने का, क्लियर। सो मॉक देना है, देन मॉक देख के उसका एनालिसिस भी करना है बहुत अच्छे से, क्लियर। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है बच्चे मॉक दे देते फिर उसको वापस से चेक नहीं करते हैं। तो मॉक का मीनिंग यही होता है कि पहले दो, देन उसके बाद एनालाइज करो कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो, देन नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दे रहे हो तो उस सेक्शन की आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्लियर। सो मॉक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर स्टूडेंट की जर्नी में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेक्शनल टेस्ट, अब बहुत सी बार ये होता है कि मॉक नहीं दे पाते, या फिर आपने दिन का 1 मॉक दे दिया तो बाकी आप जिस सेक्शन में वीक हो आप उसका सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं,
क्लियर। तो यहाँ से भी आपका जो होगा वो पर्टिकुलर सेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। देन इसका जो फायदा होगा ना आपको मॉक के अंदर देखने को मिलेगा सीधा, क्लियर। क्योंकि एक सेक्शन वाइज अगर आप दोगे तो ये पर्टिकुलर सेक्शन का डर भी आपके मन से निकलेगा। देन इसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा और ओवरऑल मार्क्स भी आपके मॉक्स में इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें क्रिस्प रिविजन, अब यहाँ पे क्रिस्प क्योंकि लिखा है क्योंकि पूरा खोल के अपन को वापस से रिवाइज नहीं करना है, क्लियर। जो भी चीज़ आपने पढ़ी है एकदम शॉर्ट में रिवीजन करना है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के आप फॉर्मूले के पेजेस में नोट्स बनाइए ताकि बार बार उसको पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जब देखा उस टॉपिक के रिलेटेड क्या फॉर्मूलाज थे और उसका रिवीजन कर लिया, क्लियर। लीगल में भी ये करना है, एनालिटिकल के अंदर भी आपको ये करना है। डायरेक्शन सेंस के रिलेटेड कुछ अलग से क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो उसको नोट डाउन कर लिया ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप वापस से रिवाइज कर सके, क्लियर। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से भी पेपर आ रहा है ले लेते हैं, वहाँ से भी पेपर आ रहा है ले लेते हैं, क्लियर। उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाते हैं पर पढ़ते कहीं से भी नहीं है। तो जितने कम रिसोर्सेज रखोगे लास्ट टाइम में उतना आपके के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कम रिसोर्सेज रखोगे तो ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा कि मेरे पास दूसरा पेपर भी वो भी सॉल्व करना है, दूसरी बुक भी है वो भी सॉल्व करनी है, क्लियर। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, उसी रिसोर्स को बार बार रिवाइज कीजिए, क्लियर। उसी पैटर्न को 10 बार रिवाइज कर लोगे तो वो पैटर्न आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, डेफिनेटली एग्जाम के अंदर कभी गलत नहीं होगा, क्लियर। इट्स बेटर टू रिवाइज वन रिसोर्स मैनी टाइम, क्लियर। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये तो आपके हो गए थे पॉइंट्स। नेक्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी स्ट्रेटेजी में होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कुछ भी चीज़ आपने पढ़ी हो, मैथ्स एंड रीजनिंग, पूरा खेल जो होता है प्रैक्टिस का होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करोगे, क्लियर। तो प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर स्टूडेंट की इस जर्नी के अंदर, क्लियर। सो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसके बारे में वापस से पढ़िएगा। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि मैथ्स के अंदर जैसे आपको हर टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, क्लियर। 50 क्वेश्चंस तो हर टॉपिक के लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके उस टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, क्लियर। तो 50 क्वेश्चंस नेसेसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 आवर का टाइम आप दे रहे हो तो धीरे धीरे आप जो है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो टाइम के अंदर, कि अगर इंग्लिश आपकी जल्दी हो रही तो देन थोड़ा सा टाइम आप मैथ्स के लिए भी एक्स्ट्रा एलोकेट कर सकते हो। ये मिनिमम 8 आवर्स का मैंने स्केड्यूल्स बताया आपको, पर आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्लियर। मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, लास्ट 45 डेज है इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसके आगे आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा और पढ़ सकते हैं, क्लियर। सो 50 क्वेश्चंस फॉर मैथ्स, और बाकी रीजनिंग के अंदर तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं क्वेश्चंस। पर रीजनिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इजी चीज़ भी हो जाती है कि एक चीज़ अगर पता पड़ गई तो वो आपकी सिर्फ रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है मैक्सिमम, क्लियर। अगर रीजनिंग के अंदर आपने रीडिंग अच्छे से करी तो आधे क्वेश्चंस तो आपके वही बन जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग के अंदर जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीडिंग ही गलत कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत बनता है, क्लियर। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, उससे ही आपका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन सी बुक से पढ़ाई करें, पॉइंट यहाँ पे ये आता है, क्या रिसोर्सेज लेने चाहिए। मैंने बताया था लिमिटेड रिसोर्सेज, पर रिसोर्सेज होने क्या चाहिए। तो यहाँ पे स्टैटिक के लिए मैं आपको दूसरी बुक भी रिकमेंड करूंगा, जैसे लूसेंट होती है। पर लूसेंट का यहाँ पे क्या रहता है, उसमें बहुत वाइड रेंज के अंदर कवर कर रखे टॉपिक्स को, एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे लॉ प्रेप की ही जीके की आपको स्टैटिक की बुक मिलेगी। सो उस बुक के अंदर एग्जाम स्पेसिफिक जो नेसेसरी पॉइंट्स है सिर्फ वही मेंशन है, क्लियर। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज का ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना, जो अननेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। तो आपके लिए पढ़ाई के लिए कम सामान भी रह जाएगा और इंपॉर्टेंट सामान रहेगा सिर्फ, क्लियर। उसके अलावा मैथ्स की बुक आपके लॉ प्रेप की आती है, इंग्लिश की आती है, रीजनिंग की आती है, लीगल एप्टीट्यूड, जो रीजनिंग है उसके अंदर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल दोनों टाइप्स की बुक है। देन एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगे लॉ प्रेप की क्लैट एक्सप्रेस। ये मंथली बुक है जो कि प्रिंट होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूरे मंथ के होते हैं वो उसमें डिटेल के अंदर कवर होते हैं, क्लियर। यहाँ पे जो एग्जांपल है जनवरी क्लैट एक्सप्रेस का है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पर्टिकुलर मंथ से होते हैं वो इसके अंदर कवर्ड होते हैं, क्लियर। तो आपका करंट का जो सिनेरियो होता है कि कहाँ से पढ़े और कैसे पता करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है क्लियर रहेगी आपकी, क्लियर। सो जितना कम और जितना स्पेसिफिक और क्रिस्प मटेरियल होगा आपके पास, उतना ही ज़्यादा आप लास्ट 45 डेज़ के अंदर जो है अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे आपको देखना नहीं पड़ेगा कि मैं और किसी रिसोर्स के पास शिफ्ट हूँ, सारी चीज़ें जो है बहुत एग्जाम स्पेसिफिक यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे बना रखी है, क्लियर।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेरी हो, कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब आपको दूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन।